हेलो क्या। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल चर्चा छोड़कर गए थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, ठीक है ना जी। चर्चा को वहीं से शुरू करेंगे बेटा। आज चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल रह जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है जी। कल वो भी खत्म हो जाएंगे, परसों ये यूनिट खत्म हो जाएगी, परसों लास्ट खत्म हो जाएगा। होगा नहीं, मैं बहुत धीरे से बहुत आराम से भी खत्म हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि कोई भागने वाला सिस्टम टाइम ही नहीं है भाई, बहुत आराम से चलते हैं। ठीक है ना, ऐसा टाइम नहीं है कि बताने वाली नौबत आनी पड़े। अभी तो मेरे पास 3.5 महीने पड़े हुए हैं भाई, बहुत आराम से चलेंगे हैं? नहीं भाई, अभी ऐसा होता है अगर अभी डरा नहीं रहे यार, मल्टीप्लायर स्टार्ट कर रहा था मल्टीप्लायर की डेफिनेशन समझाने के लिए। तो मैंने देखा एक बार डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ, ये कुछ नहीं रहा। और बेटा पहला मल्टीप्लायर है, इसमें क्या पढ़ रहे थे हमने, पढ़ा बेटा इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। कि बेटा अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी भी बढ़ा दो तो बेटा सिर्फ इनकम उतनी नहीं बढ़ती जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा बढ़ती है। कहने का मतलब यह कि अगर ये 100 रुपए से बढ़े तो बेटा ये सब 100 से नहीं बढ़ेगी, ये कहीं गुना ज्यादा होगी। इसके अलावा हमने बेटा दो फॉर्मूला और डिराइव करे थे, k is equals to 1/1 minus MPC और k is equals to 1/MPX। ठीक है जी, ये तीन फॉर्मूला टोटल में डिराइव कर रहे थे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा मैं एक डायग्राम में वर्किंग बताना चाह रहा था मल्टीप्लायर की, तो बेटा वही चर्चा शुरू कर देते हैं। बाबू हमारी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल में काम कर रही है, जो चीज एक इंसान के लिए खर्चा है वो चीज बेटा दूसरे इंसान के लिए इनकम है। याद है बेटा एक चर्चा चल रही थी, बेटा आपने खर्च किया तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं खर्चूंगा तो किसी तीसरे को पैसे मिलेंगे, वो खर्चेगा तो किसी और को। और इकोनॉमी में यही चीज चलती है, खर्चा रहता है दूसरे के लिए इनकम बनती रहती है वो चीज। बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ खर्च करके एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कराया, ठीक है ना। बेटा इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़ रुपए की, इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़ की, देश की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई बेटा इस साल 100 करोड़ रुपए से। बेटा ये किसी ना किसी ने तो इनकम रिसीव करी होगी ना 100 करोड़ की, लेकिन बेटा कॉन्ट्रैक्टर की इनकम, कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी समझ लो, मान लो बेटा कंपनी है, कंपनी का नाम है डीएलएफ, वो हाईवे डीएलएफ ने कंस्ट्रक्ट किया, तो बेटा सरकार ने खर्च कर दिया 100 करोड़ डीएलएफ की इनकम। बेटा मान लो इकोनॉमी का एमपीसी इज 0.90, दैट मींस बेटा किसी भी इंसान को इनकम मिलती है तो मान लो बेटा वो इनकम का 90% खर्च कर देता है। तो बेटा अगर डीएलएफ को इनकम मिली है 100 करोड़ तो बेटा 100 के 100 करोड़ प्रॉफिट नहीं है उसका, उसका भी बहुत सारा खर्चा हुआ है। बेटा मैंने मान लिया कि खर्चा 90% है, तो बेटा 90 करोड़ उसके लिए, ठीक है। डीएलएफ को 100 करोड़ मिले, 90 करोड़ उसका भी खर्चा है। खर्चा क्या है बेटा, इतना सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया, किसी तो शॉप से आया होगा, एक तो उसको पे किया, एक बेटा लेबर ने उसको कंस्ट्रक्ट करा, उन सबकी लेबर की वेजेस है, ठीक है जी। बेटा 90 करोड़ उसने भी खर्च कर दिया, यानी कि बेटा उन्होंने सेव कितना किया, 10 करोड़। बेटा जब 90 करोड़ डीएलएफ ने खर्च, तो बेटा मजदूरों की इनकम, उन दुकानदारों की इनकम बेटा जिससे वो मटेरियल आएगा था। बेटा आपने खर्चा, किसी की तो इनकम होगी ना इकोनॉमी में, इकोनॉमी का 90 करोड़ खर्चा है, लेकिन उन मजदूरों की तो इनकम है ना जिन्होंने बेटा पैसा रिसीव किया, ठीक है जी। उनकी इनकम बेटा उन्होंने भी 90% पैसा खर्च कर दिया। कोई मजदूर है, कुछ खाएंगे पिएंगे, उनकी फैमिली है, कुछ कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना, उन्होंने बेटा खर्चा कर दिया 90%, ठीक है। तो यानी कि मजदूरों ने कितना जोड़ लिया, 9, ठीक है बेटा। ये 81 करोड़ फिर इनकम बन गई, किसकी इनकम बन गई बेटा, उन रिटेलर्स की जिनसे बेटा उस लेबर ने
बेटा कपड़े गारमेंट्स कुछ भी, ठीक है जी। तो बेटा उस गारमेंट शॉप की और कन्फेक्शनरी शॉप की प्रोविजन स्टोर की ये इनकम है बेटा, इन्होंने भी खर्च दिया 90% होलसेलर से खरीदने में, ठीक है ना बेटा, 10% छोड़ दिया। वो ये कहानी चलती रहेगी, रुकने तो वाली है, किसी का खर्चा किसी की इनकम, किसी का खर्चा किसी की इनकम, और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब बेटा ये 1000 करोड़ नहीं हो जाएगा। ये मेरा मन नहीं कर रहा बोलने को बेटा, मैंने इंटेंशनली एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, वो फॉर्मूला भी आप सीख जाओगे 1 मिनट में। बेटा अगर ये 1000 करोड़ है तो बेटा 90% खर्चा तो 900 करोड़ ही है, तो बेटा सेविंग्स कितनी है 100 करोड़। ये 1000 करोड़ मैंने कैसे सोचा बेटा, ये समझा देता हूं बेटा। मैंने फॉर्मूला लगाया के का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सॉरी पहले के का फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने 1/1 माइनस एमपीसी। बेटा एमपीसी मैंने अभी माना था 0.90, ठीक है ना, तो बेटा यहां से के कैलकुलेट करा, के की वैल्यू कितनी आई 10 टाइम्स, के की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 टाइम्स, और फिर बेटा मैंने के का ये फॉर्मूला लगा दिया, के की वैल्यू 10 टाइम्स है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई इज 100 सीआर, डेल्टा वाई कितना आ गया 1000 सीआर। बेटा 10 गुने का मतलब ही यही है, अगर के 10 गुना आया था ना तो मैं तो यहीं से रीड कर पा रहा था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ करी तो ये इनकम को 10 गुना करके छोड़ेगा, यानी कि जब तक इनकम 1000 करोड़ की हो जाएगी तब तक नहीं बात बनेगी। सर यही बात मैं कल समझाने जा रहा था, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो सिर्फ 100 करोड़ इनकम नहीं जनरेट होगी बेटा, 1000 करोड़ जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आती है बेटा बात। 1 मिनट मेरी तरफ देखना बाबू, अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल रियलिटी की बात कर देता हूं ना, मुझे लगता है यहां पर जरूरी है स्टेज पे करनी। देखो फॉरेन में सच मायने में के 10 टाइम्स के आसपास ही होता है, क्यों, क्योंकि बेटा फॉरेन में लोग सेव नहीं करते, खर्चते ही खर्चते हैं, जितना आ रहा चलो भाई 90% तो खर्च कर ही देते हैं, उनका एमपीसी सच में 90% के आसपास होगा। इंडिया में बेटा अभी भी एमपीसी है 65-75, बाकी तो सब जोड़ते हैं, अभी भी बहुत लोगों को जोड़ने की आदत है, ठीक है ना, और रहेगी, पता नहीं ऐसा कुछ है इंडिया की मिट्टी में, सेविंग्स की आदत सबको ही है, थोड़ा थोड़ा सब जोड़ लेते हैं। तो बेटा हमारे यहाँ इतने गुना नहीं हो पाता, फिर भी बेटा 5-6 टाइम्स हो जाता है, यानी कि अगर बेटा मेरे देश को इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ मिलती हो ना, इनकम बेटा सच मायने में बेटा 60,000 करोड़ के आसपास जनरेट होगी, वो 10,000 करोड़ नहीं होगी, 5 से 6 गुना कंफर्म होगी। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एमपीसी पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना कंज्यूम कर रहे हो। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर। पढ़ना है आगे बाबू, एक टॉपिक आता है पेपर में, रिलेशनशिप बिटवीन के एमपीसी एंड एमपीएस। बेटा मल्टीप्लायर, एमपीसी और एमपीएस की रिलेशनशिप क्या है बेटा, अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो मैंने एमपीसी की सेंस में भी के का फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़ा, और बेटा अगर मैं एमपीएस की सेंस में देखो तो पढ़ा है ये भी फॉर्मूला। बेटा इससे तो क्लियर रिलेशनशिप दिखती है के और एमपीएस की, के इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि अगर के बढ़ेगा तो एमपीएस गिरेगा और एमपीएस बढ़ेगा तो के गिरेगा, ठीक है ना, ये तो इनवर्सली रिलेटेड है, वैसे ही देख के पता लगता है। के और एमपीसी की रिलेशन क्या होगी बेटा, ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है ना, मन नहीं कर रहा है ऐसा बोलने का बेटा, एक फॉर्मूला से हम कहीं ना कहीं एक एग्जांपल बनाते हैं, उससे प्रूव करते हैं इस चीज को, ठीक है नहीं बेटा। एक तरफ मैंने लिख दिया एमपीसी, एक तरफ लिख दिया एमपीएस और एक तरफ लिख देते हैं के। अच्छा लेट्स सपोज एमपीसी इज 0.50, तो एमपीएस कितना होगा 0.50, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितने होते हैं, वन एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। बेटा अगर ये भी 0.50 है तो के कितना होगा 1/0.50, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी 2, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अगर ये वैल्यू 0.75 हो तो ये वैल्यू क्या होगी 0.25, और अगर ये 0.25 है 1/0.25, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। अगर बेटा ये वैल्यू 0.90 तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.10,
अगर ये 0.10 1/110 बस इतना मेरे लिए बहुत है बेटा। एमपीसी देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, के देख लो जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता जा रहा है, के बढ़ता जा रहा है क्या नहीं बढ़ता जा रहा है, पता लग रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अब ये दोनों को सोच लो, एमपीएस गिरता चला जा रहा है, के बढ़ता चला जा रहा है, ये इनवर्सली रिलेटेड। यानी कि बेटा एमपीसी और के बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, और बेटा एमपीएस और के इनवर्सली रिलेटेड है। कोई दिक्कत तो नहीं, बात क्लियर। एक आखिरी मुद्दा यहीं से बेटा, व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। पेपर में क्वेश्चन आता है, मिनिमम वैल्यू बतानी है के की और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है के की। लो जी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के देखते हैं बेटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल बात है बेटा बाबू, अभी मैंने प्रूव करा के और एमपीएस इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं एमपीएस की मिनिमम वैल्यू पुट कर दूं तो जो के की वैल्यू आएगी वो मैक्स आएगी, इनवर्सली रिलेटेड है तो यही होगा। और अगर बेटा मैं एमपीएस की मैक्स वैल्यू पुट कर दूं तो जो के की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है जी। तो बेटा इस प्रॉपर्टी का यूज करो, 1 मिनट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के निकाल लो। बेटा के की एमपीएस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मैं याद करा देता हूं। एमपीएस की कभी हम 4 प्रॉपर्टी बढ़ चुके हैं, याद है, शेड्यूल बनाया करता था, याद ही नहीं आने की, चारों की प्रॉपर्टी बड़ी थी। एमपीसी, एमपीसी, एपीसी, एपीएस और एमपीएस सबकी बड़ी थी। बेटा एमपीएस 0 हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ध्यान है कभी कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, एमपीएस इक्वल्स टू 0, लेस देन 1 हो सकता है और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मतलब मिनिमम वैल्यू 0 और इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है 1। बेटा अगर मैं एमपीएस की मिनिमम वैल्यू पुट करूं जो कि 0 है तो के अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। बेटा ये वैल्यू 0 पुट करना, के की वैल्यू क्या आएगी, कोई बोल दो 0, कोई तो होगा 1/0, यानी कि बेटा के की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी, ठीक है ना। उज्जवल ने बोला, अच्छा मैंने कहा कोई तो होगा, ऐसा थोड़ी कोई तुम हल्के में हो क्या। लो जी बेटा, अगर एमपीएस अपनी मिनिमम वैल्यू पर है तो के अपनी मैक्स वैल्यू पर है, यानी कि के की मैक्स वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। और बेटा एमपीएस की मैक्स वैल्यू पुट करो, एमपीएस मैक्सिमम 1 हो सकता है, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। बेटा अगर मैंने 1 वैल्यू पुट करी 1/1, दैट मींस कैंसिल होगी, 0 नहीं आएगा। अच्छा तो बेटा के की वैल्यू आएगी अपनी मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है ना। यानी कि बेटा अगर मैं इसकी रेंज बताने की कोशिश करूं तो के की वैल्यू कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन बेटा बच्चे ना न्यूमेरिकल करते टाइम कब सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं सोचते यार। इसको पढ़ने का फायदा तब है जब आप न्यूमेरिकल में यूटिलाइजेशन कर पाओ, ठीक है ना। बात यह है बेटा, अगर पेपर में आप एक न्यूमेरिकल कर रहे हो और के की वैल्यू निकाल के आ रहे हो 0.50, 0.70, तो ये तो देख लो भाई के की मिनिमम वैल्यू ही 1 होती है। क्या जस्टिफाई कर रहे हो कि हमने पढ़ा है, यूटिलाइजेशन नहीं करना आता बस उस पढ़ाई का, ठीक है ना। तो बाबू न्यूमेरिकल के लिए याद रखना ये बात कि अगर 1 से कम आ गई है वैल्यू, कहीं ना कहीं तो न्यूमेरिकल गड़बड़ कर दिया हमने, तब फायदा है पढ़ाई का, ठीक है जी। मिनिमम और मैक्स वैल्यू ऑफ के डन। एक लास्ट टॉपिक बचता है, चैप्टर खत्म होने जा रहा है, ठीक है। ये कैसे जल्दी खत्म हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा भैया, ठीक है ना। तो तुम ये मत कहो, मैंने तो बिल्कुल नहीं दौड़ाया हुआ आपके सामने, बहुत आराम से पढ़ाई जा रहा, खत्म हो जाते मैं क्या करूं, है नहीं। और ये एक ऐसी यूनिट है जिसको बच्चे कह रहे थे बहुत ज्यादा परेशान होके कि यार ये यूनिट याद नहीं आती, क्या थी ये यूनिट इतनी आसान है। लो जी बाबू एक टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट,
लो बेटा, बस 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 करो बाबू। हम चर्चा करने जा रहे हैं तीन छोटे छोटे टॉपिक की। कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ डायग्राम पता होना चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट, दुनिया में सबके पास नौकरी है। और बेटा नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है भाई, है तो किसी के पास नहीं बेटा, दुनिया में सबके पास नौकरी है, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम भी अचीव हुआ है इकोनॉमी में। मतलब कहीं ना कहीं एडी और एएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यही मतलब इस बात का बेटा। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? नौकरी सबके पास नहीं है, कुछ लोगों की अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। और बेटा लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एडी और एएस इंटरसेक्शन जरूर है, तभी इक्विलिब्रियम की बात है। इक्विलिब्रियम की बात आ ही नहीं सकती, या तो एडी एएस या एसआई। बड़े सिंपल से कहानी है। सेम वे बेटा, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसका प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमिक्स में चीजें ऐसी पढ़ाई जाती है। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, ये कौन सी सिचुएशन है भाई? ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है, एडी और एस बराबर है। हाँ, ओवरफुल की बात अभी कर दूंगा बेटा डायग्राम बनाते बनाते। बेटा इस चीज को समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल है, मैं वो ले रहा हूं बेटा। मान लो इकोनॉमी में 100 लोग हैं। कृष्णा बस बेटे, मान लो बेटा इकोनॉमी में 100 लोग हैं और एक पर्सन मैक्सिमम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है जी। यानी कि इकोनॉमी का मैक्स प्रोडक्शन 1000 यूनिट हो सकता है। 100 ही लोग हैं और एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट बना सकता है, यानी कि मैक्स प्रोडक्शन 1000 यूनिट हो सकता है, ठीक है जी। सब सामने देखना है बेटा, प्रूव करेंगे इस चीज को, बस ये डायग्राम देखना। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है पता ही है आपको, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है और ये बेटा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है जी। बेटा ये वही कर्व है, मान लो बेटा वही कहानी है जो मैंने अभी बोली कि इकोनॉमी में 100 लोग हैं, सब 10 यूनिट बना सकते हैं और आपने बेटा 1000 यूनिट बनाई इस एक्सपेक्टेशन में कि जो टोटल डिमांड आने वाली है वो 1000 यूनिट की आ जाएगी, ठीक है जी। और वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे बेटा, डिमांड यहां पर 1000 यूनिट की आई, तो बेटा एडी और एस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ही किया, लेकिन बेटा साथ ही साथ ये जो इक्विलिब्रियम बना ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन गया। फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों बन गया? क्योंकि बेटा इकोनॉमी में जितने लोग थे सबको नौकरी मिल गई, सिंपल, ठीक है। कोई डायग्राम में चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एडीएस का नॉर्मल डायग्राम है, डन, ठीक है जी। सर ये सिचुएशन क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? बेटा इस बार आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी इस एक्सपेक्टेशन में कि डिमांड आएगी 1000 यूनिट की ही। बेटा अगर डिमांड 1000 यूनिट की आती तो जो ये पॉइंट होता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता। इक्विलिब्रियम तो अचीव होता ही होता, साथ ही साथ सबकी नौकरी भी मिल जाती, सबको नौकरी मिलती बेटा। लेकिन इस बार डिमांड कुछ कम आई, डिमांड आई बेटा 800 यूनिट। बस मुझे बताओ सबको नौकरी मिली कि नहीं? डिमांड 800 यूनिट आई तो अरे बताओ कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? एक इंसान कितने बना सकता है? 10 यूनिट बना सकता है। कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 80 यूनिट को, 80 लोगों को ही तो नौकरी मिलेगी ना बेटा, ठीक है ना। इधर देखना बेटा, बाबू डिमांड इस बार कुछ कम आई। जो नया डिमांड कर्व बना इसका नाम है बेटा AD1। इसने जहां एएस को इंटरसेक्ट किया, यहां बेटा मुझे नया इक्विलिब्रियम मिला E1। यही वो पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है, एडी और एस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, लेकिन बेटा ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता, यहां सबको नौकरी मिलती। यहां इक्विलिब्रियम तो है पर नौकरी सबको नहीं मिली बेटा, ठीक है जी। सेम वे लेकिन बेटा ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये किसी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता। सर एक्सपेक्टेशन है 1000 यूनिट की डिमांड आने की, आप भी सोच रहे हो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना बेटा। अगर 1000 यूनिट की ही डिमांड आए तो बेटा ये वो पॉइंट होगा जहां सबको नौकरी भी मिल जाएगी, जहां एडी और एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर जाएगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा।
लेकिन बेटा इस बार डिमांड कुछ ज्यादा आई। पहले पहले बस ये सोच के बताना कि मैं ज्यादा डिमांड को मीट आउट कर सकता हूं। मैं कौन डिमांड 1200 की आई, तभी तो कह रहा था हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब इकोनॉमी के सारे लोग पहले ही एंगेज्ड हैं, करोगे क्या? तो बेटा ये सिचुएशन है, बस जबरदस्ती का डायग्राम बनता है इसका। ये इकोनॉमी में हो ही नहीं सकता। इस डिमांड को कोई फुलफिल कर सकता है क्या जब पहले से सारे लोगों की नौकरी हुई है? तो ये टर्म क्या हुई? ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, ये कैसे पॉसिबल है भैया? लेकिन बेटा चलो खैर, मेरे को तो डायग्राम बनाना है, वो बात मैं पूरी करता हूं। डिमांड कुछ ज्यादा आई, ठीक है जी, डिमांड कुछ ज्यादा आई। ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, E1। ठीक है, यानी कि नए AD1 कर्व ने जहां बेटा AS को इंटरसेक्ट किया, वहां पॉइंट मिलेगा E1। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बेटा, बात चैप्टर खत्म, न्यूमेरिकल शुरू। अगर एक सेकंड बाबू, फिलहाल मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं 2 एग्जाम्पल, करते चलेंगे 9 से 10। 10 तो आज समझो करने ही करने, ठीक है ना? हाँ ये ऐसे ही है, बस लेवल तो कुछ है नहीं। 3 ही फॉर्मूला है जो आज दोबारा रिवाइज करे, जो कल करे थे। ठीक है जी, थोड़ा स्पीड पर करोगे तो बेटा शायद 5 मिनट का मुद्दा होगा। करो फटाफट से, निपटाओ। हो गए होंगे ना? बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, पढ़ना। कहता है इन एन इकोनॉमी एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 CR whereas the full employment level of income is 800 CR. If 1/4 of the additional income is saved, calculate the increase in the investment required to achieve the full employment level of income. ठीक है जी, कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा। अभी कहता है आप एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम आपकी इतनी है, ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट कितनी है? 800 करोड़। ठीक है, कहता है ऐसी कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर दें कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच जाए, इस इनकम तक पहुंच जाए। यानी कि आपको जो कुल मिला के इनकम में इंक्रीज चाहिए वो 300 CR का ही तो चाहिए। और ये क्वेश्चन मार्क है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करे कि इनकम में इंक्रीज 300 करोड़ हो जाए। बेटा के की वैल्यू निकाल लो। के का फॉर्मूला एक और भी तो होता है जो एमपीएस के सेंस में होता है, इसने यही तो बताया आपको। इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। बेटा एमपीएस और क्या बताता है? यही तो बताता है 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। 1/4 मतलब 0.25। तो के की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूला से, 1/MPS से। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 टाइम्स। अगर के 4 टाइम्स आ गया, अब इसका फॉर्मूला डेल वाई अपॉन डेल आई लगा दो। ठीक है जी, ये 300 करोड़ है, डेल्टा है, क्वेश्चन मार्क है, डेल्टा है 75 CR। ठीक है, सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी है, ये देखो। कहता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से आप 500 करोड़ दूर हो, यानी कि इंक्रीज इन द इनकम आपको 500 करोड़ करना पड़ेगा। ठीक है ना? कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड। कितनी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तक पहुंच जाएं। इफ 80% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, दैट मींस एमपीसी इज 0.80। तो एमपीएस कितना होगा? 0.20, यानी कि के 5 टाइम्स होगा। 5 टाइम्स होगा तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ठीक है जी, 10 तक कर लो, कोई प्रॉब्लम आती है पूछ लेना, कल देखेंगे। 10 तक करके आना, आज के लिए इतना ही रखते हैं।